राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विधायक जो भाजपा से हैं केतकी सिंह के आवास पर जाकर के नल लेकर के टोटी लेकर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के दौरान इस वक्त जब तमाम समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही थीं, उस वक्त विधायक अपने आवास पर नहीं थी, लेकिन उसी वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन कर रहे थे तभी विधायक की बेटी के द्वारा ऐसे कुछ शब्द कहे गए, जिसके बाद वहां पर इसे लेकर के अलग अलग तरीके से वो वीडियो वायरल होने लगा। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिया ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको दूसरी जगह पर पहुंचाया जहां पर वो प्रदर्शन कर सकें। ऐसे में वहां पर किसी भी तरह से ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि वहां पर विवाद और ज़्यादा बढ़े, तो पुलिस ने सख्ती के साथ उस पूरे मामले पर एक्शन लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो अपनी बात प्रमुखता से कहने आई थी और वो पुलिस उनको नहीं करने दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सीने में चाकू घोंपकर गर्दन और दोनों हाथों की कलाइयों को काटकर पति सौरभ को मौत के घाट उतारने के आरोप में 19 मार्च से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जेल में बंद हैं। मुस्कान 6 महीने की गर्भवती है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मुस्कान के पेट में पल रहा बच्चा उसके पति सौरभ का है या प्रेमी साहिल का। मुस्कान ने इच्छा जताई है कि उसका पैदा होने वाले बच्चे का चरित्र श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए, क्योंकि माता देवकी ने श्री कृष्ण को कारागार में ही जन्म दिया था। सूत्रों की माने तो मुस्कान ने महिला बंदियों के साथ बातचीत में ऐसी इच्छा जाहिर की है कि उसने कहा है कि श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे और उसे भी जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देना होगा। ऐसे में कोख में पल रहे बच्चे के पैदा होने के बाद उसका चरित्र श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए, ऐसी वह इच्छा रखती है। मुस्कान ने कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान व्रत भी रखा। 7 अप्रैल को डॉक्टर कोमल ने जिला जेल में मुस्कान का टेस्ट किया था, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई थी। जेल मैनुअल के मुताबिक जन्म के बाद 6 साल तक बच्चा जेल परिसर में अपनी मां के साथ बैरक में रह सकता है। 27 अगस्त को मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया था, जिसमें उसके 26 सप्ताह पहले गर्भवती होने की बात सामने आई थी। उधर मृतक सौरभ के भाई राहुल का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि मुस्कान गर्भवती है। यदि बच्चा सौरभ का है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, और लेकिन अगर बच्चा सौरभ का नहीं है तो हमारा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। परिजनों का कहना है कि इसके लिए पुलिस कानूनी रूप से DNA टेस्ट करवाए। मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने मुस्कान की इच्छा की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला बैरक में गर्भवती मुस्कान ने महिला बंदियों से बातचीत करते हुए पैदा होने वाले बच्चे का चरित्र श्री कृष्ण के जैसा होने की बात कही है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और अपनी रील्स बनाना एक महिला को इतना भारी पड़ा कि उसे अपने पति के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला नजफगढ़ थाने का है। नजफगढ़ थाने के पुराना रोशनपुरा इलाके में एक परिवार रहता था। अमन नाम का शख्स था, 35 वर्षीय, जिसने अपनी ही पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो रील्स बनाती थी और सोशल मीडिया स्टार बनना चाहती थी। अभी कुछ और एंगल्स भी जो हैं वो पुलिस तलाश रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि 2 सितंबर सुबह 4-4:30 बजे का वक्त था, जिस वक्त पुलिस के पास कॉल आया कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को मार दिया है और खुद भी जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उसने जो शख्स था उसको अस्पताल पहुंचाया और पत्नी जो है वो उसको मार चुका था पहले से ही, लेकिन पुलिस ने उस शख्स की, जो कि इस पूरे मामले का आरोपी है, उसकी जान बचाने में कामयाब हो गई। इस परिवार में 2 बच्चे हैं। अब उन बच्चों को, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये परिवार है और अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन पुलिस जो है हर एंगल से इसकी जांच कर रही है कि क्या सिर्फ रील्स बनाने के कारण इस तरीके से इस कदर उसके पति को गुस्सा आ गया कि उसने उसका खून कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली।
साइबर जालसाजों ने नोएडा में रहने वाली एक 76 वर्षीय महिला को निशाना बनाया। महिला के खातों से तकरीबन 44 लाख रुपए अपने अलग अलग बैंक खातों में डलवाए। न केवल पैसे की ठगी की बल्कि 23 दिन तक महिला को अपराधी डिजिटल अरेस्ट करके रखे रहे और अपने आप को सीबीआई, ईडी, एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों के नाम पर इस ठगी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल साइबर ठगों ने महिला को कहा था कि उनके आधार कार्ड पर जो मोबाइल सिम एक इशू हुआ है उसको आतंकियों ने इस्तेमाल पहलगांव की घटना में किया था और उनके बैंक खाते से आतंकवादियों को फंडिंग भी की गई है। इस आरोप में जेल भेजने के नाम पर महिला को लगातार डराते रहे और 23 दिनों तक लगातार डिजिटल अरेस्ट करके बंधक साइबर अपराधी बनाते रहे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर महिला के द्वारा साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक महिला को उसी के घर में साइबर ठगों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया और किसी से भी ये जानकारी शेयर करने के लिए इनकार कर दिया था। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करने की बात कर रहे हैं। जो बैंक खाते इसमें इस्तेमाल किए गए थे उन बैंक खातों के साथ साथ मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले नोएडा में लगातार सामने आ रहे हैं। हर महीने की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को साइबर ठग लगातार अंजाम दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई को लेकर के प्रदेश भर में हुई गड़बड़ियों पर सख्त रवैया अपनाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार 2024-25 के तहत छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में होने वाली गड़बड़ी को लेकर के सख्त एक्शन लेने की बात कही है, जिसके बाद बहुत सारी जगहों पर अब तक इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसकी वजह से छात्रों को इस बार 2024-25 के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। ऐसे में जब यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और प्रदेश के कई जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और जो भी लोग इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बुधवार का दिन ऑफिस आवर्स यानी पीक आवर्स की शुरुआत हो चुकी है। वो समय जब दिल्ली के ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। कोई भी यमुना का ब्रिज हो, घंटों लंबा जाम होता है, कई किलोमीटर का लगता है। लेकिन सोचिए कि क्या बुधवार की सुबह ऐसी भी हो सकती है कि पीक आवर्स हो, ऑफिस आवर्स हो और ब्रिज खाली हो? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये भयानक चेहरा है यमुना की बाढ़ का। मेरे पीछे देखिए कि सिर्फ आपको एक गाय के अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यमुना का ओल्ड ब्रिज बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब उस ब्रिज में भी कहीं कहीं जो पानी है वो नजर आने लगा है। ये स्थिति है। और अगर नीचे की बात करें तो सिर्फ 1 से लेकर 1.5 फीट ही पानी और ऊपर आएगा तो ये ब्रिज में भी पानी आ जाएगा। तो ये स्थिति फिलहाल नजर आती है। मेरे ठीक ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है। रेलवे लाइन को फिलहाल कोई समस्या नहीं है, वो अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है। लेकिन जो रास्ता ओल्ड दिल्ली के आयरन ब्रिज का था, लोहे के पुल का था, वो लोहे का पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे अलावा कोई और न्यूज चैनल भी नहीं है जो आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। मानो दिल्ली को डुबाने के लिए उफान मारती है मां यमुना, मानो कि वो अपना पुराना इलाका रिक्लेम कर रही है कि यमुना का विस्तार कभी लाल किले तक हुआ करता था और 2023 में लाल किले को छुआ भी था। यमुना ने तख्ते ताउस तक पहुंच गई थी, दीवाने आम दीवाने खास तक पहुंच गई थी। तो उसी रौद्र रूप में यमुना नदी दोबारा से उफान मारती हुई नजर आ रही है। ऊपर आपको रेलवे विभाग के कर्मचारी भी मिल जाएंगे जो इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि रेलवे लाइन ऑपरेट करना भी कहीं कोई खतरनाक स्थिति में तो नहीं आ सकता। तो देखिए पूरी तरीके से जो आयरन ब्रिज है, लोहे का पुल है, उसे बंद कर दिया गया है और अब जो धीरे धीरे यमुना का जलस्तर है वो 207 मीटर के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है इस वक्त के हालात यमुना के आयरन ब्रिज के कि वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है प्रशासन के द्वारा और संभावना है कि अगर आधा मीटर भी पानी और ऊपर चढ़ा तो ये ब्रिज
यमुना के जल के अंदर जल समाधि लिया हुआ लीन नजर आएगा। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, लोहे का पुल, दिल्ली। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ना तो कोई नदी है ना कोई नाला है। दरअसल कल गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई उसके बाद की ये तस्वीरें हैं और अभी भी जो बारिश का पानी है वो भरा हुआ है। गोविंदपुरम जो बेहद पोश इलाका कहा जाता है, ये उस सड़क की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं जो बरसात का पानी था वो किस तरह से अंदर भी घुसा हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो कोने पर निजी अस्पताल बना हुआ है उसके बेसमेंट में पानी यहाँ पर गया हुआ है। इसके अलावा जो आगे घर बने हुए हैं उन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। जो लोग हैं वो पैदल चलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वजह ये है ना तो सड़क का कोई पता है ना गड्ढे का कोई पता है। इस सड़क पर गड्ढे बेहद ज़्यादा हैं, या यूँ कहें कि सड़क तो नामात्र के लिए है, गड्ढे बेहद ज़्यादा इस पर बने हुए हैं। यही वजह है कि कोई भी गाड़ी वाला यहाँ से गाड़ी निकालने से भी बच रहा है। आगे आप देखेंगे तो बाइक सवार जो हैं वो भी अगर जा रहे हैं तो उनकी बाइक बंद हो चुकी है, वो बाइक को खींचकर आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सड़क का पानी इस सड़क पर आ गया है और इस सड़क का पानी दूसरी सड़क पर जा रहा है क्योंकि डिवाइडर जो बीच का है वो पूरी तरह से फट चुका है पानी की वजह से। दिखा देता हूं मैं तस्वीरें, कितना कितना पानी है और लोग जाने से बचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो कार सवार आए हैं इन्होंने भी अपनी गाड़ी को यही रोक लिया है क्यों जैसे ही पानी देखा उसके बाद गाड़ी रोक ली है। हालांकि कोशिश जरूर कर रहे हैं आगे जाने की कि आगे जाएं या ना जाएं, लेकिन तस्वीर जो है वो वाकई आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है और लोग इसी तरह से यहाँ पर खड़े होकर नज़ारा देख रहे हैं कि अब आगे जाएं तो कैसे जाएं। और दूसरी सड़क से जो लोग आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी सड़क टूटी हुई है लेकिन जो नाला है वो मिला हुआ है पूरी तरह से। तो ये तस्वीर यहाँ पर है और ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी अब रुक गई है, ये आगे जाने से अब नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आगे गाड़ी गई और गड्ढा इनको दिखा, इनको लगा गाड़ी फंस सकती है और आगे जो लोग हैं उन्होंने भी हिदायत दी कि आगे ना जाएं, आपकी गाड़ी जो है वो फंस सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। निगम बोध घाट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी यमुना की बाढ़ का असर नजर आने लगा है। दरअसल मैं जहाँ मौजूद हूँ ये निगम बोध घाट का ही बाबा बालकनाथ का मंदिर है जो पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। यहाँ से काफ़ी नीचे जाकर के यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी का पानी निगम बोध घाट के बाबा बालकनाथ मंदिर में भी नजर आने लगा है। तो ये स्थिति फिलहाल है जो यमुना की नज़र आ रही है और यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा वाटर लेवल है। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा से ये दिखाएं कि लगातार जो चिताएं हैं वो भी जलती हुई स्थिति में दिख रही है। तो ये है हालात इस वक्त निगम बोध घाट के कि निगम बोध घाट के मंदिर में पानी आ गया है और अगर इसी तरीके से वाटर लेवल बढ़ता रहा तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में चिताओं का जलना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये मंदिर है निगम बोध घाट का और मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी पंचायत वैष्णो निगम बोध घाट। तो निगम बोध घाट के मंदिर में पानी मौजूद है और अगर वाटर लेवल लगभग 1 से लेकर के 1.5 फुट भी और आगे बढ़ा तो यकीन मानिए कि निगम बोध घाट में बाढ़ की वजह से चिताओं का जलना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति इस वक्त हमें नज़र आ रही है निगम बोध घाट के, जहां पर बाढ़ का असर अब अंतिम संस्कार पर भी होता हुआ दिख रहा है। और यकीन मानिए कि 1 फुट यानी आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही निगम बोध घाट में चिताओं का जलना भी जल प्रलय की वजह से संभव नहीं हो पाएगा। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, निगम बोध घाट, दिल्ली। देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो हिंडन और यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 126 के आसपास डूब इलाके में हम मौजूद हैं। यमुना का डूब इलाका है, यहाँ पर तमाम फार्म हाउस बनाए गए हैं, तमाम किसान खेती करते हैं और कई नर्सरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन फार्म हाउस के अंदर जो पानी है वो किस तरह घुसा हुआ है वो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे पुश्ते तक जो पानी है वो पहुँचना यहाँ पर सीधे तौर पर शुरू हो गया है। बढ़ते पानी को देखते हुए, बाढ़ के खतरे को देखते हुए
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा स्कूलों की 12वीं क्लास तक के स्कूलों की आज छुट्टी घोषित कर दी है। हजारों लोगों को इस इलाके में जो रहते थे उनको राहत और कैंप के जो स्थान बनाए गए हैं वहाँ पर छोड़ा गया। काफ़ी लोगों द्वारा पुश्ते के ऊपर जो है वहाँ पर टेंट लगाकर या अपना रुकने का इंतजाम किया गया। और जो जानवर हैं उनको स्कूलों में और जो बारात घर हैं वहाँ पर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। माना जा रहा है आज शाम तक जो पानी का जलस्तर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जितने निचले इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको लगातार बाहर निकालने के लिए अपील की जा रही है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। यमुना का जलस्तर इसी तरीके से 2023 में भी बढ़ा था और 2023 में काफ़ी जो गायें हैं गौशाला यहाँ पर बनी हुई हैं, काफ़ी मशक्क़त उनको निकालने में वहाँ से की गई थी। लिहाजा इस बार प्रशासन का मानना है कि पहले ही जो तमाम राहत और बचाव कार्य पहले कर लिए जाएं और अलग अलग इलाकों में प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तरकाशी जिले में 2025 का साल आपदाओं का साल रहा है। यहाँ आपदा से भारी नुकसान हुआ है। हरसिल, धराली और यमुनोत्री क्षेत्र में भारी नुकसान का आंकलन लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन 500 करोड़ से भी ज़्यादा का एस्टिमेट सरकार को भेज चुका है और आगे भी नुकसान का आंकलन लगातार लगाया जा रहा है। नुकसान का आंकलन अभी एग्जैक्ट मेरे पास में नहीं है क्योंकि उसका कारण है क्योंकि जो बरसात का मौसम है अभी गतिमान ही है। साथ में जो डेली हम लोग देख रहे हैं लॉसेस, चाहे इधर यमुना घाटी हो, गंगा घाटी हो, तो वो हमें अभी मिल रहे हैं। तो अभी किसी भी तरह का आकलन करना वो फिर हमारे लिए दिक्कत आएगा। तो अभी 1 सप्ताह और लगेगा जहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। तो मोटा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 500 करोड़ का हम लोगों ने एक एस्टिमेट बनाया है। बारिश अभी भी जारी है और अभी भी नुकसान सड़कों का और निजी संपत्तियों और सरकारी संपत्तियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुझाव और एस्टिमेट भेज रहा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज बात करेंगे ताजमहल के शहर आगरा की। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये जलस्तर भी आपको बताएंगे कि इस समय कितने फीट पर है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं उस खूबसूरत इमारत ताजमहल की, जिसके पीछे यमुना इस समय लावालाप बहती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए इस खूबसूरत इमारत की, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक जो है वो आगरा खिंचा चला आता है और इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करता है। लेकिन इस समय ये जो ताजमहल के पीछे यमुना है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने का काम कर रही है, क्योंकि ताजमहल के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ताजमहल के पीछे जो पार्क था वो पार्क जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस समय पानी से भर चुका है। यानी कि पार्क के अंदर पानी घुस गया है। पार्क में जहाँ पर CISF, इसके अलावा PSC तैनात हुआ करती थी, वो भी अब वहाँ पर तैनात नहीं है, क्योंकि जलस्तर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगर आप मेरी बाईं तरफ यानी ताजमहल की बाईं तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो जो दशहरा घाट है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और यहाँ पर PSC ने यहाँ पर गोताखोर तैनात किए गए हैं, स्टीमर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और समय समय पर प्रशासन लगातार अलर्ट बनाए हुए है कि कोई भी यमुना के नज़दीक ना जाए। आइए अब बात करते हैं हम ताजमहल के इस फ्लड लेवल की, कि जो इस समय जो यमुना का लेवल है वो कितना बना हुआ है। दरअसल यमुना का लेवल खतरे का जो निशान है वो 495 के आसपास है, लेकिन इस समय यमुना जो है वो 496 के आसपास बहती हुई नजर आ रही है, यानी खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर है। और ये तस्वीर आपको बयान कर रही होगी कि किस तरीके से तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को लगातार जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम वृंदावन में हैं और ये वृंदावन के बांके बिहारी जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर भी यमुना के पानी ने दस्तक दे दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? यहीं से हम बरसाना जा रहे हैं। बरसाना जा रहे हैं तो ये पानी आ गया है रास्ते में, आप परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है?
यही तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 3 दिन से बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी है, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो घरों में घुस गया है और तो जो श्रद्धालु हैं वो तमाम यहाँ से परिक्रमा करते हुए जल में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि आस्था में जो श्रद्धालु हैं उन भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है वो यहाँ साफ दिखाई दे रही है। ये पूरा परिक्रमा मार्ग बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाता है और यहीं से जो वाहन है वो भी यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डेंजर लेवल पर जो निशान है यमुना का वो वहाँ तक जल पहुँच चुका है और तमाम कॉलोनियों में जो यमुना के जल ने दस्तक दे दी है। यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। प्रशासन ने कहें तो 3 से 4 हजार लोगों को उन जगहों से रेस्क्यू करके जो आश्रय सदन है वहां पहुंचाया, उनके खान पान और भोजन की व्यवस्था की गई है। ताराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत भारत डीप टेक एक्शन के तहत समिट के तहत यूपी अब आगे बढ़ेगा, उन्होंने कहा। साथ ही साथ इसे लेकर के आईआईटी कानपुर को प्रमुख सेंटर और हब बनाया जाएगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि इसके तहत बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रोजगार भी उत्पन्न होंगे और खास तौर से स्टार्टअप्स को जितना भी फायदा पहुंचाया जा सकता है वो इसके माध्यम से करने का प्रयास आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। साफ तौर पर इस योजना के माध्यम से इसकी घोषणा के बाद बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है, तो वहीं इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। किसी भी प्रदेश की विकास की गति उसकी सड़कों से तय होती है। ऐसे में कानपुर और राजधानी लखनऊ के बीच की गति को और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए इस बार एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजधानी लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लखनऊ और कानपुर वासियों को एक सौगात दी गई। इसके तहत कानपुर और लखनऊ के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं जहां से इसकी शुरुआत हो रही है। लखनऊ में यह शहीद पथ के पास से होते हुए यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर और भव्य नजर आ रहा है। बीच में बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मौके पर मुआयना करने के लिए इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं और इसी हाईवे पर सबसे पहले आपको जो न्यूज़ चैनल ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं। हम इस पर अब सफ़र करेंगे और सामने आप देख पा रहे हैं कि ये दूर तक ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो आपको नज़र आ रहा है और लगभग आप चौड़ाई देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा चौड़ाई है और ये बड़े स्तर पर जिस तरीके से करीब 62 किलोमीटर के आसपास का ये दूरी है, जिसमें लखनऊ के शहीद पथ के पास से लेकर के बंथरा और उन्नाव तक ये पूरा आगे तक जाता है और करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर के तैयार हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।